ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। सुनो, ये इतना इजी और इतना प्रैक्टिकल मेथड है जो आपने खुद ने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। आपने जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कौन कौन से स्टूडेंट? आप नहीं पढ़े सरकारी में? आप नहीं पढ़ी हैं? ज्योति आप पढ़े? अच्छा, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए स्टूडेंट कौन कौन से हैं? तीनों आप हिंदी मीडियम के। हिंदी मीडियम वाले इस मेथड को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या मेथड है। समझिए क्या चीज है। एक तो जो आपको ध्यान है, कल हम बात कर रहे थे लॉर्ड मकॉली, उसने इंग्लिश शुरू की थी इंडिया के अंदर, और उसने कहा था कि इंग्लिश हमें पढ़नी है केवल लाइब्रेरी लैंग्वेज के लिए। तो लाइब्रेरी लैंग्वेज उसमें वर्ड नहीं आया था। उसने कहा था कि भाई क्लार्क बनाने हैं हमें, हम ब्रिटिश रूलर्स हैं, हमें सर्वेंट्स चाहिए, उनको इंग्लिश पढ़ानी है। तो अगर उनको इंग्लिश पढ़ानी है तो फिर वो केवल इसलिए कि उनको रीडिंग आ जाए और उनको राइटिंग आ जाए। अब जो बातें बोल रहा हूं सुनना, सब पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज ही काहे के लिए होता है? रीडिंग और राइटिंग। आपको राइटिंग में बहुत अच्छा कर देगा, आप इंग्लिश पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, आपको समझ में आ जाएगी। आपके मन में कुछ विचार हैं, आप उनको लिख पाओ। ये करने के लिए इन्होंने कहा, जो भी इसके समर्थक थे, उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो या जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, जो भी आपको टारगेट लैंग्वेज है, उसकी आप उसे ग्रामर सिखा दो। ये ग्रामर अच्छी तरह सिखा दो। जैसे अपने इंग्लिश में हम देखा होगा स्कूल्स में, इधर ये भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए विकास जी भी, नमस्ते विकास। तो देखो, आप सब इस बात सहमत होंगे कि टीचर क्या करता था हमारे को स्कूल में। मैं बात कर रहा हूं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। जो टीचर इसे पढ़ाते थे, जो मेहनती टीचर थे, जो अच्छे टीचर थे, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। तरीका ये है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं उसकी सारी ग्रामर पढ़ा दें। ग्रामर मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, ये सब पढ़ाएं। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हाटएवर एक गुड ग्रामर कंटेन्स, इट शुड बी डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी रूल्स बच्चों को पढ़ाएं, मेमोराइज करवाएं। ये टीचर का। क्या आपके स्कूल में टीचर आपको ग्रामर पढ़ाते थे? ग्रामर पढ़ाते थे ही नहीं पढ़ाते थे? मैं ये नहीं पूछ रहा अच्छा पढ़ाते थे, बुरा पढ़ाते थे, कम पढ़ाते थे, ज्यादा पढ़ाते थे, पढ़ाते तो थे ना। अब वो उस टीचर की कैपेसिटी है, कितना पढ़ा सकता है, कितना समझा सकता है, बट ये उससे उम्मीद की जाती है, सपोज टू। और बच्चों को ट्रांसलेशन करवाए। ट्रांसलेशन करवाने के लिए टीचर क्या करेगा? उनको वोकेबलरी पढ़ाए। आप देखा होगा स्कूल में आपको टीचर लेसन पढ़ाता था, प्रोज पढ़ाता था, एक एक लाइन का अर्थ करवाता। जो हार्ड वर्ड होते थे, डिफिकल्ट वर्ड होते थे, उनके आपको वो हिंदी लिखवा दिया था। याद है कुछ आपको कि भाई इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और उन वोकैब को आप घर पर बैठकर याद कर। अगले दिन टीचर आपसे पूछता था, नहीं बताते थे तो आपको पीटता था, डांटता था, खड़ा कर दिया करता था, कुछ ना कुछ पनिशमेंट देता था। इस रूल के अंदर ऐसा होता है। तो आपको खूब सारी वोकैब याद करवाई जाएगी, आपको ग्रामर याद करवाई जाएगी, और इन दोनों की मदद से आपको आपकी मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं, और टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। इसलिए देखना अपने एग्जाम में चीजें आती भी हैं। ट्रांसलेशन जूनियर अकाउंटेंट में है, एलडीसी के एग्जाम्स में है, आरएएस के एग्जाम में है, कई एग्जाम्स में ये ट्रांसलेशन आती है। उसमें क्या करता है? इंग्लिश का सेंटेंस दे देता है, आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करवाता है, हिंदी का सेंटेंस दे देता है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है। और ये इसलिए पूछता है ताकि आप इस मेथड से पढ़े हैं तो आपको आता है कि नहीं आता है, चेक करें। ये होती है विधि, सबसे पुरानी, तो पुरानी ओल्डेस्ट मेथड। ये जर्मनी में आया था, इसलिए इसको प्रूशियन मेथड भी कहते हैं, प्रूशियन मेथड कहा जाता है। जर्मनी में आया था। और इस मेथड के अंदर
जो थियरी है वो एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल थियरी पर बेस्ड ही नहीं है। ये साइकोलॉजी नहीं कहती कि आप बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखाओ, वो तो कहती है LSRW, लिसनिंग सिखाओ, स्पीकिंग। और इस वाले मेथड में लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर बिल्कुल भी जोर नहीं है, इसको अवॉइड करता है, ये उसको नेग्लेक्ट करता है, अवॉइड करता है। इसका फोकस किस पे होता है? केवल रीडिंग पे और ग्रामर पे और वोकैब। वोकैब को खूब रखना पड़ता है। जितने भी लेसन में वर्ड्स आते हैं सब याद कराता था टीचर, हमने खूब याद किए हैं, हमने खूब याद करवाया, पूछते थे, डांटते थे, पीटते थे बच्चों को। ये मेथड ही है, ठीक है ना। अब इससे क्या फायदा होगा? आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैब बहुत मजबूत हो जाएगी, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप देखना योगेश्वरी हिंदी मीडियम के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रामर वोकैब इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छी है। कारण इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को इन पे फोकस नहीं करते, वो लेसन को जो पढ़ाते हैं तो हिंदी ट्रांसलेट नहीं करते, वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग नहीं लिखवाते, इंग्लिश में लिखवाते हैं। ग्रामर भी बहुत ज्यादा उनका नहीं, पढ़ाते समय ग्रामर का पॉइंट आ गया तो समझा दिया टीचर ने, अलग से ग्रामर की क्लास नहीं होती। जबकि हमारे इस मेथड में अलग से ग्रामर की क्लासेस होती हैं, 3 दिन हफ्ते में ग्रामर की क्लास होंगी, ऐसा टाइम टेबल बनाया जाता है। बात समझ आ रही है आपको? ये है कि आप सब पढ़े हुए हैं इस मेथड से। अच्छा, एक चीज और देखिएगा आपने, टीचर क्लास में आता है और क्या करता है वो आते ही, आपके स्कूल में क्या होता था, इंग्लिश कैसे पढ़ाता था? याद करो 9, 10, 11, 12 याद आ रहा है, आपके टीचर को याद करो, वो क्लास में आया और कैसे पढ़ाता था जनरली? क्लास में टीचर आ गया, अब बताओ उसके बाद क्या होता है? आज आपकी क्लास है, टीचर क्लास में आ गया, थोड़ा सा बताओ 2 मिनट कि वो लेसन रीडिंग कराता था कैसे, क्या होता था? आ गया क्लास में, फिर बुक उठाई, कहां से उठाता था बुक? आपका टीचर आपसे बुक लेता था, ज्योति आपका टीचर आपसे लेता था, खुद लाता था। कई बार टीचर बुक खुद भी लाता है और उस बुक में क्या करता चंचलो? कठिन शब्द वो खुद भी लिख लाता है, लेकिन उनको याद रखने की जरूरत टीचर को भी ना पड़े। अच्छा, फिर उसके बाद शुरू क्या होता था? वो किताब ले ली किसी स्टूडेंट से, रीडिंग कराते समय क्या ध्यान रखते थे? आपको क्या बोलते थे? ठीक है, रुको रुको सुनो, आप पेपर पे आना, आपके पास भी आना। फिर क्या वो ट्रांसलेशन लिखवा दिया करते थे, ठीक है। लेसन खत्म हो गया, 2-3 दिन में खत्म होता था, एक दिन खत्म हो जाया करता था, ठीक है। लेसन खत्म होने के बाद वो क्या बोलते थे आपको? याद कर लो, खुद लिखवाते थे, कहां से याद करते थे? फिर आप कुछ बताते थे कहां से याद करना है? आप क्या करते थे स्कूल में, क्या कराते थे टीचर? बड़ी क्लास में आई बात तो पढ़ते पासबुक से पढ़ते थे, टीचर उनके आंसर्स नहीं लिखवाता था, ठीक है। केवल लेसन होते थे, कुछ और भी होता था इंग्लिश की क्लास में? कभी वैरायटी के रूप में ग्रामर कभी होती थी आपकी, ठीक है। कंपोजिशन, कंपोजिशन जानते हैं क्या होता है? होता क्या जानते हो? जानते ही नहीं। लेटर, एप्लीकेशन, इसको कंपोजिशन कहते हैं। होते थे कभी आपके? लिख के लाते थे किसी पेज पर, वो कहां से मिलती थी आपको? इन अच्छों में थी, मतलब सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट होते थे। आपके पास डेस्क वर्क करते थे जिस वाले जो खरीद लाता था, वो खरीद लाता था, उसमें से ही लेटर वो करना पड़ता था, वो भी नहीं लिखवाते थे या कभी कभी लिखवाते थे?
इंग्लिश में लिखवाते थे या कोई हिंदी करके इंग्लिश में समझाते थे या क्या कराते थे? इंग्लिश में लिखवाते थे। और कुछ याद आ रहा है? चलो क्या कराते थे? और कुछ नहीं कराते? ज्योति आपको याद आ रहा है? चल कुछ याद आ रहा है आपको टीचर के बारे में, पढ़ाने के तरीके के बारे में? जिनसे अलग कुछ अलग आपका एक्सपीरियंस रहा? सुनो सुनो सुनो, सुनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, पहले रूल लिखवाते थे या पहले सेंटेंस देते थे? तो मैं क्या करता हूँ, पहले रूल लिखवाता हूँ फिर एग्जाम्पल देता हूँ। वो क्या करते थे? वही तरीका था, पहले रूल्स ऑफ एग्जाम्पल। टेस्ट भी होते थे। टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आते थे, किस तरह क्वेश्चन आते थे? क्वेश्चन आंसर्स करवाते थे टेक्स्ट बुक में से। उस क्वेश्चन आंसर में रिटर्न काम होता था, रीडिंग काम होता था। स्पोकन के, लिसनिंग के कोई क्वेश्चन थोड़ी होते थे। समझ रहे बातों का? ये वो सब चीजें हैं जो यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने इन्हीं तरीकों से पढ़ा है। मैडम आप बताइए, देखिए आपके इनसे कुछ अलग होता था या कुछ ऐसा ही होता था? ऐसे ही होता था, मतलब आपका इंग्लिश मीडियम था लेकिन वो नाम का था। सुनो मैडम को सुनो, फिर ज्योति इसके अलावा पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट्स। मीडियम पढ़ाने का हिंदी पढ़ाते थे, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाते थे? आप लोगों के, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन क्लास में दिया थे कौन से मीडियम होते थे? हिंदी में। आप देख रहे हैं ये सब गुण किसके हैं? जीटी। ये जो बता रही है तो डायरेक्ट मेथड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है। आपको सारी बातें समझ में इसलिए आएंगी जो आपने बोला वही लिखा हुआ है। अच्छा लगेगा यार, ये तो ऐसे ही घबरा रहे थे हम लोग। देखते हैं। इट इज नॉन एज ओल्ड मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल। तीनों बातें एक ही हैं क्या? तीनों बातें एक ही हैं। ओल्ड मेथड है, क्लासिकल मेथड है। इट इज अ रफली आइडिया दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1840। एक रफली आइडिया है, इसको 1840 में इंट्रोड्यूस किया गया। आपको जाना है मैकॉले ने कब लगाई थी अपने यहां पर पद्धति? अंग्रेजी कब लेकर आए हो? पहले तो पढ़ा था 1835, 2 फेब 1835। और उसके 5 साल बाद ही ये कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो गई, है ना? तो नई यही थी उस समय, इसी तरह से पढ़ाया गया इंडिया के अंदर। और ये 1940 तक काफी चली। उसके बाद उसमें पद्धति बदली इंग्लिश पढ़ाने की। फिर जो और तरीके देखते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियोलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, वो सब बाद में है। इट मीन्स इट इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। लगभग कितने साल पुरानी पद्धति हो गई? 200 साल। बस 2040 आने वाला है, 2022-23 तो आएगा, लगभग अबाउट 200। तो याद रहेगी वाली बात आपको। आगे देखो, दिस मेथड वॉज फर्स्ट नॉन इन अमेरिका एज प्रूशन मेथड। तो प्रूशन मेथड
के नाम से अमेरिका में जाना जाता है। प्रूशन एक जर्मन वर्ड है, ठीक है ना। इन 1845 में वहां ये प्रूशन में, इसका नाम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाद में रखा गया। अमेरिका वाले लोग इसको किस मेथड से नाम जानते थे? प्रूशन। जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, इसलिए जर्मन वर्ड के हिसाब से नाम प्रूशन मेथड रखा गया। इन 1845 बाय एन अमेरिकन क्लासिक टीचर बी शीयर्स, इसका नाम प्रूशन मेथड अमेरिका में रखा गया 1845 में। और बड़ा हाथ किसका था इस चीज के ऊपर? बी शीयर्स, अमेरिका में बी शीयर्स, ठीक है ना। और इसके जो ओरिजिनेटर हैं, इसके मतलब जो मेन जो ओरिजिनेटर हैं जीटीएम के, इसको शॉर्ट में ना जीटीएम बोल सकता हूं क्या मैं, तो लंबा नाम बार बार बोलने की बजाय। जर्मन स्कॉलर थे जॉन वैलेंटिन मेडिंगर, जे वी मेडिंगर, जे वी मेडिंगर इन 1783। अंग्रेजी सिखाने के लिए तो मेथड ये 1840 में है, 1845 में है, लेकिन ये खुद मेथड जर्मनी में कब बन गया था? 1783 के अंदर। एडवोकेटेड दैट लैंग्वेज वाज बेस्ट एक्वायर्ड बाय टारगेट ग्रामर ट्रांसलेशन। ये बात का समर्थन किया जेवी मेडिंगर ने कि आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। जर्मनी वालों को भी इंग्लिश सीखनी थी। अगर आप सिखाना चाहते हैं तो उसे ग्रामर सिखा दो, ट्रांसलेशन करना सिखा दो, सीख जाएगा। हमारे यहाँ आज भी अगर कोई फ्रेंच सीखता है, इटालियन सीखता है, तो क्या करते हैं? उनके वर्ड सिखाते हैं बच्चों को कि गुड मॉर्निंग को ये कहते हैं फ्रेंच में, बाय बाय को ये कहते हैं फ्रेंच में, सिखाते हैं ना से, तो वो क्या हो गया? ट्रांसलेशन करना सिखा। अच्छा, हाउएवर द जर्मन स्कॉलर कार्ल प्लॉट्स 1899 पैदा हुआ था, 1881 में एक्सपायर हुआ था, is the name most associated with collecting the key elements and creating the framework for the grammar translation effort. उसने शुरुआत की, ओरिजिनेट किया जेवी मेडिंगर ने, तो और उसको डेवलप करने का काम। ये पॉइंट्स देखते हो आप जो आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सही तरीके से किसने खोजे, किसने बताए? कार्ल प्लॉट्स ने। कार्ल प्लॉट्स, प्लॉट्स नहीं बोलेंगे, प्लॉट्स। जेड से का साउंड, टी और जेड जब साथ में आते हैं तो से का साउंड। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। तो पूछे कहां ओरिजिनेट किया गया, तो आप क्या बोलेंगे? जर्मनी। अगला मेथड आएगा डायरेक्ट मेथड, वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ। और ये वाला कहां ओरिजिनेट हुआ? जर्मनी। क्वेश्चन कर लेंगे आप ये वाला, ठीक है। दिस मेथड केम इन इंडिया विद द ब्रिटिशर्स। ये मेथड भारत में किसके साथ में आया? ब्रिटिशर्स। मैकॉली ना 1835, मतलब बाद में थोड़ा आया, तो इंग्लिश पढ़ानी आ गया था शुरू में, तो बाद में किस तरह से इंग्लिश पढ़ानी है वो जीटीएम शुरू किया था। और हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत है कि आज इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल्स में इसी मेथड से पढ़ाई, जो कि 200 इयर्स ओल्ड है लगभग, और उसका पर्पस ग्रामर और ट्रांसलेशन करना था, जबकि आज पर्पस कम्युनिकेशन। देखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इसकी लाइन भी इसके बारे में कहा जाता है कि द स्टूडेंट या यू न्यू एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश। इतनी बड़ी बात है, तुम्हें इंग्लिश के सिवाय इंग्लिश के बारे में सब कुछ आता है, सब जानते हो इंग्लिश के बारे में, ग्रामर, वोकैब, वर्ड, सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज की, लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, वो नहीं। ये और ये कहते भी बाद में बुराई होती है इसकी कि आपको अगर इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखना है, जैसे मुझे एक्सपीरियंस है स्पोकन क्लासेस का, तो पढ़ाया है, तो neither grammar is necessary nor it is sufficient। न तो जरूरी है, बिना ग्रामर पढ़ाए भी आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते, और ना सफिशिएंट है कि ग्रामर सिखा दी तो बोलना सीख जाएगा, पर्याप्त भी नहीं। ये बड़ी बात है। रिजल्ट्स स्पोकन के लिए खराब रहे, ओरल स्किल के लिए खराब रहे, प्राइमरी स्किल के लिए खराब रहे, और
आपने प्रिंसिपल से पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ाया था आपको मैंने कि कोई भी लैंग्वेज सिखानी है ना तो पहले लिसनिंग स्पीकिंग सिखाओ, ग्रामर रीडिंग राइटिंग अपने आप आ जाए। इसमें समझने में दिक्कत आती है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं आए। कुछ कमियां भी बात कर ली साथ साथ में मैंने, यहां तक पॉइंट समझ आ रहा है? आगे बढ़ते। प्रोसीजर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का प्रोसीजर क्या होगा? बहुत बढ़िया, अब जो आपने पढ़ा ना वही देखो आप, क्या प्रोसीजर है? इन ट्रांसलेशन मेथड द टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड। होता है कैसा? हर शब्द को, फ्रेज को, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है एंड इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स, इंग्लिश से हिंदी या मदर टंग जो भी स्टूडेंट की होती है उसको ट्रांसलेट कर देता है। अपने राजस्थान में या जो नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती है, साउथ वाउथ में हो सकता है कि वो हिंदी में ट्रांसलेट ना करते हो, तमिल में करते हो, तेलुगु में करते हो, कन्नड़ में, मलयालम में करते हो। इन दिस मेथड टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। मानोगे इसको? इस मेथड में टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सब क्या कह रहे हैं? टीचर आते ही किताब उठाता था, या तो स्टूडेंट से लेता था या खुद लाता, बट बुक तो वो उठाता है। बुक का इंपॉर्टेंट, बुक ना हो तो क्लास ही नहीं होती थी। ग्रामर की भी बुक, लिटरेचर की भी बुक से पढ़ाया जाता, जबकि कई तरीके से केवल आओ, कोई बुक मत लेकर आओ, केवल बोलना है। इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेसिस, फॉलोइंग फिलोसफी। साइकोलॉजिकल बेसिस तो नहीं है इस मेथड का, थोड़ी फिलोसफी है। फिलोसफी है कि भाई बच्चे को जब आप उसकी मदर टंग पढ़ाते हो ना, थोड़ा टची फील करता है, तो लगता है कि यार मेरी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। आप लोग क्या उम्मीद करते हो? हिंदी पढ़ाए, कोई नोट्स देके तो पागल हो जाए ना, उसके लिए बेकार है। सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपके लिए बेकार है। आपको लगा यार तो एक एक लाइन क्लियर हो गई हमारे। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो ध्यान से तो क्या कहता है? ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। एक फॉरेन लैंग्वेज इजीली कैसे सीखी जा सकती है? और ये पद्धति आज भी लोग अपना रहे हैं। ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। और ये क्या मानते हैं कि ग्रामर जो होती है ना, वो लैंग्वेज की क्या होती है? सोल होती है। सोल मतलब उसकी आत्मा होती है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वायट, द ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ड ऑन दैट। किन किन चीजों पर बेस्ड है ट्रांसलेशन मेथड? पहला, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज असिमिलेटेड। जो आपका इंटरप्रिटेशन करवाते हैं टीचर, जब इंटरप्रेट करता है, समझाता है चीजों को, तो क्या करता है वो? फॉरेन फ्रेजोलॉजी को असिमिलेट करवाता है। मतलब जो फॉरेन वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, उनको आपको आत्मसात करवाना, आपको याद करवाना, समझाता है। फॉरेन वर्ड्स को समझा जाएगा, भाई इंग्लिश में इनको ये बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऐसा बोला जाता है। वर्ड सीख जाते हैं तो फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजोलॉजी बेस्ट, और ट्रांसलेशन से ही आप फॉरेन फ्रेजोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते। किसी ने बोला चेयर, अब कोई चेयर नहीं जानता तो बता दो भैया ये कुर्सी होती है अपने यहाँ, उसको समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेट करने से तो इंटरप्रेट कर सकते हो, ट्रांसलेशन से अच्छा इंटरप्रेट किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न व्हेन कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट विद दैट ऑफ द मदर टंग। और जब मदर टंग से इसको आप कंपेयर करते हैं तो इसको आप अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से आप बता सकते हैं, है ना। इजी फील करता है बच्चा। यहाँ आप एक काम करें, फुल स्टॉप लगा लिया आप लोगों ने, यहाँ दोनों जगह लगा, सबके लगा हुआ है क्या नए नोट्स में? लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या है? इस तरह से पढ़ाता है टीचर। टीचर क्या करेगा? आपको डिटेल एनालिसिस करवाएगा, ग्रामर रूल्स, और हर सेंटेंस क्या करवाएगा? वो ट्रांसलेट। ये करता है ना, ग्रामर के रूल्स पढ़ाता है, ट्रांसलेट करवाता है। अब यह जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक। हर मेथड का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें से खूब सारे क्वेश्चन बने। देखो,
The aim of learning of foreign language for this method is not learn to grammar to use it, but learn a language so that we may study literature. इसमें फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का जो है वो कहता है कि नॉट लर्न टू ग्रामर टू यूज इट. आप ग्रामर को यूज करने के लिए मत सीखो. यूज मतलब बोलने में, सुनने में. बट लर्न अ लैंग्वेज सो दैट वी मे स्टडी लिटरेचर. बल्कि लैंग्वेज को सीखने में आपकी मदद करता है ताकि आप लिटरेचर पढ़ सकें, है ना, जो अवेलेबल है इंग्लिश में आपके पास. एंड टू बेनिफिट द मेंटल डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्चुअल. इससे एक फायदा होता है, आपका मेंटल डिसिप्लिन आता है. जब आप बहुत सारे वर्ड्स याद करते हो, आपकी पावर बढ़ती है, आपके दिमाग में बहुत सारे इंग्लिश के शब्द रहते हैं, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, आपका बौद्धिक विकास होता है. चीजों को पढ़ने से, याद करने से, समझने से दिमाग का विकास होता है. ये एक फायदा इसमें होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसमें. आपको ग्रामर काहे के लिए सीखनी है? लिटरेचर पढ़ने के लिए. आपको ग्रामर काहे के लिए सीखनी है? मेंटल डिसिप्लिन के लिए. आपको ग्रामर काहे के लिए सीखनी है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए. आपको उसको यूज करने के लिए नहीं सीख, यूज नहीं करवाना. क्लियर है? आगे देखिए. ट्रेडिशनल ग्रामर इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन स्पोकन इंग्लिश. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई. साइलेंट ऑन स्पोकन इंग्लिश. ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, ये स्पोकन इंग्लिश पे जोर नहीं देता. आपने बताया आपके स्कूल में आपको स्पोकन पे बिल्कुल भी जोर नहीं था. केवल लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब याद कर लो और सुना दो, ऐसे ही होता था. स्पोकन पे जोर नहीं होता, स्पोकन पढ़ा भी नहीं सकते. रीडिंग, लिटरेरी इंग्लिश पे जोर रहता है, लिटरेचर वाली इंग्लिश. रीडिंग और राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस. ऐसे कैसे क्वेश्चन है ये? इस पे जोर है रीडिंग और राइटिंग पे. नो अटेंशन ऑन स्पीकिंग और लिसनिंग. स्पीकिंग और लिसनिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया. लिटरेरी लैंग्वेज इज स्टडीड एज इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज. यहां लिटरेरी लैंग्वेज को स्पोकन लैंग्वेज से सुपीरियर माना जाता है, इसलिए उसको ही पढ़ा जाता है. ये लोग क्या कहते हैं कि भाई स्पोकन इंग्लिश में तो कोई खास नहीं आते, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते. ये ऑथेंटिक इंग्लिश. इनका जो पुराने टीचर है ना, ये उस पर फोकस करते. वही वर्ड बोलो, वही लैंग्वेज बोलो, बोलना पड़े तो. अब नॉर्मल वर्ड नहीं बोलो, ये ऐसा मानते. लिटरेरी लैंग्वेज पर जोर देते. और इसलिए देखो वो वर्ड हमारे आज तक जिंदगी में काम नहीं आता. आपको कठिन शब्द सिखाए थे ना, जो लिटरेचर में लिखे गए थे, जो लेसन में लिखे गए थे, आपको वो नहीं सिखाए जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते, एवरीडे लाइफ में काम आते. अब सिद्धांत बदल गए. एवरीडे लाइफ में काम आने वाले वर्ड्स दिए जाने चाहिए. कल परसों पढ़ा था हम लोगों ने सिद्धांतों के अंदर. दे गिव अस लिस्ट ऑफ वर्ड्स. देखो आपको ये बता रहा था आपको मैं, खूब सारे शब्द देते हैं, वोकेबलरी आइटम्स देते हैं. नहीं तो पासबुक के पीछे लिखे होते थे, पार्ट के पीछे लिखे होते हो डिफिकल्ट वर्ड्स. उनको क्या करो, जो बुक से, टेक्स्ट बुक से लिए गए, उनको याद करते उनके इक्विवेलेंट के साथ. इक्विवेलेंट मतलब इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, सामने उसका अर्थ लिख दिया हिंदी, समान अर्थ, इक्विवेलेंट. और ये याद करने होते हैं, है ना. इसके अलावा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करनी होती है, जो प्रिस्क्राइब की गई है उनको याद करना होता है. इट्स फीचर इज ग्रामर रिसाइटेशन. ग्रामर के रूल क्या करने पड़ते हैं आपको? रिसाइटेशन करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं. एंड डिक्शनरी थंबिंग. थंबिंग क्या होती है? देखो इधर ध्यान देना बोर्ड पे. आप डिक्शनरी ले ली और थंबिंग, पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज याद हो गया, आज ये वाला याद हो गया, ऐसे पूरी पूरी डिक्शनरी वन आफ्टर अनदर पेज, इसे कहते हैं डिक्शनरी थंबिंग. डिक्शनरी थंबिंग किसकी खास बात है? जीटीएम की खास. इसमें बहुत सारी वोकेबलरी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करो, सारे ग्रामर के रूल्स याद करो. क्लियर बात यहां तक आपको? आगे बढ़ो. लर्निंग बाय हार्ट. एक एक चीज को याद करना पड़ता है कंठस्थ. लर्निंग बाय हार्ट मतलब अगर आपको शब्द का मतलब पता नहीं होगा तो टीचर क्या करेगा? आपको डांट सकता है, पीट सकता है, पनिशमेंट दे सकता है. और इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस स्ट्रेन, जोर होता है स्टूडेंट्स की मेमोरी पर ना. स्टूडेंट की मेमोरी मतलब
ग्रामर के रूल्स कितने याद हैं, वोकैब कितनी याद है, ये सब देखा जाता है किसके अंदर, जीटीएम के अंदर। दिमाग पर ज्यादा जोर होता है, और कम्युनिकेटिव वगैरह उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि आप अचानक बोल सकते हो, ना आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, टारगेट लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेशन आना चाहिए, वैल्यूएबल एक्सरसाइज है। इसमें आप क्या करते हैं, मदर टंग से, फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज, और फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज टू मदर, ये बढ़िया तरीका होता है, इससे पढ़ाया जाता है। एक्यूरेसी इन ट्रांसलेशन इज नेसेसरी, आपको ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी जरूरी, बहुत जरूरी है एक्यूरेसी इसके अंदर, ट्रांसलेशन यानी कि आप सही ट्रांसलेशन करें, गलत लिख दिया, गलत अर्थ कर दिया, नंबर कट जाएंगे, ये होता है। प्राइमरी बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन इज सेंटेंस, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ट्रांसलेशन की बेसिक यूनिट क्या है इसके अंदर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज या पैराग्राफ, समझो क्या चीज है। जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे मैं ट्रांसलेशन करना है मुझे इस लाइन का, मान लो इसे करना है, सेंटेंस इज एम्फसाइज मोस्ट इन दिस मेथड, का ट्रांसलेशन क्या मैं ऐसे करूंगा, वाक्य है जोर दिया जाता सबसे ज्यादा में यह तरीका, ऐसे शब्दों का अर्थ करते हैं, या अर्थ पूरे सेंटेंस का होता है। ट्रांसलेशन की जो यूनिट है वो क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया, क्या अर्थ होगा, सेंटेंस जो होता है ना, इज एम्फसाइज मोस्ट इन दिस मेथड, इस मेथड में सबसे ज्यादा जोर सेंटेंस पे होता है, वर्ड पर, फ्रेज पर, और यही ट्रांसलेशन की जो बेसिक यूनिट जो ट्रांसलेशन की है, मतलब इसमें वही आगे भी एक दो जगह पढ़ेंगे आप, वहां पर भी ये चीज सेम आंसर आएगा। ग्रामर कैसे पढ़ाओ, ग्रामर कैसे पढ़ाओगे, डिडक्टिव टीचिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव मतलब, हाँ पहले रूल होंगे, फिर क्या दिए जाएंगे, एग्जाम्पल दिए, रूल्स फिर एग्जाम्पल। जैसे मैं पढ़ाता हूं, जीटीएम के तरीके से पढ़ाते हैं हम लोग, तो उसी तरह से पढ़ेगा आप लोग। इसमें क्या होता है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, डिडक्टिवली मतलब पहले डिडक्शन, नियम, पहले नियम दे दिया आपने, रूल दे दिया, डिडक्ट कर दिया, और रूल को फिर एग्जाम्पल। एक होता है इंडक्टिव मेथड, उल्टा होता है, पहले एग्जाम्पल्स और फिर एक नियम इंडक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। देखो कैसे, इसी को समझने की कोशिश करें। इन डिडक्टिव टीचिंग मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर प्रेजेंट्स ग्रामर रूल्स, अगेन बात देखो, पहले टीचर क्या करता है, ग्रामर के रूल्स देता है, एंड देन एक्सप्लेन्स देम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, वो एग्जांपल से स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू मेमोराइज द गिवन, तो एनकरेज रहता है कि रूल्स याद करें, जब हमने क्लास में होता है ये सारे रूल याद रखो ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। द ग्रामर रूल्स आर प्रैक्टिस थ्रू ट्रांसलेशन, और ग्रामर के रूल की प्रैक्टिस किससे की जाती है, एक्सरसाइज, क्वेश्चन से। देयर आर ग्रामर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट में जैसे कोर्स की बुक पढ़ी है, रेपिटेड कोर्स में क्या होता है, रूल्स के हिसाब से सिलेबस होता है कि इस लेसन में इस टेंस की बात की गई है, इस लेसन में पैसिव्स की बात की गई है, इस लेसन में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हैं, इसमें मॉडल्स की बात की गई है। ऐसे ना कोर्स रीडर के लेसन्स के अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है ग्रामर के रूल्स, है ना, एंड एन अटेम्प्ट टू टीच सिस्टमेटिकली, और फिर तरीके से पढ़ाया जाता है। वो रूल पढ़ा दिया आपने, और फिर आप बुक के अंदर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट पर, यहाँ ये मॉडल क्यों आया, रूल पहले पूछ चुके, एग्जाम्पल बाद में। कोर्स रीडर में रूल्स दिखाए जाते हैं, अगर अच्छा टीचर होगा ना तो बताएगा। देखो मैंने पढ़ाया था, आर्टिकल एन आ रहा है, यहाँ पे ये बात आ रही है, फिर आपको क्या प्रैक्टिस हो जाती है, आप जो रूल्स पढ़े ना आपने उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये फायदा होता है। डिडक्टिव, इसका मतलब होता है जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल एक आपने नियम बता दिया कि भाई इनके साथ आर्टिकल द यूज हो, जनरल बात हो गई, फिर आपने पर्टिकुलर अलग अलग उदाहरण दी, देखो जैसे यहां, देखो जैसे यहां,
ये हमने द आर्टिकल यूज किया। तुम्हारी बात आपको। इंडक्टिव में क्या होता है, यहां द लग रहा है, सन में द लग रहा है, अर्थ में द लग रहा है, मून में द लग रहा है, इसका मतलब जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनमें द का यूज तो पहले पर्टिकुलर देगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, इनसे एक जनरल नियम बना देगा। तुम्हारी बात आपको ऐसा हो। जैसे मैन इज मोर्टल, एक बात कह दी उसने, आदमी मरणशील है, ये तो बात करती जनरल, ये एक के लिए जनरल सबके लिए है, ये तो मेजर बड़ी बात होगी। अब वो पर्टिकुलर माइनर छोटे चीजों पर उदाहरण देगा। अगर मैन मोर्टल है और राम एक मैन है, इसका मतलब राम भी क्या है, ये आपने डिडक्ट कर लिया ना, निकाल लिया, तो कहते हैं डिडक्टिव, रूल दे दिया और उससे अपने आप पर्टिकुलर अलग अलग एग्जाम को डिडक्ट किया, इन्फ्रेंस, इलेक्शन, इन्फ्रेंस, निष्कर्ष, निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई मैन मोर्टल होता है, राम एक मैन है, चलो राम भी क्या है, मोर्टल है, सिद्ध हो गई बात, डिडक्शन हो गया, निष्कर्ष निकल गया। एक होता है राम इज मोर्टल, पर्टिकुलर राम की बात करें, राम मरणशील है। फिर एक पर्टिकुलर बात किया, सीता इज मोर्टल, सीता भी क्या है, मोर्टल है, मरणशील है। और राम भी मैन है, सीता भी मैन है, इसका मतलब मैन इज, आदमी हो चाहे औरत हो, सब मोर्टल है। मैन इज, मैन मतलब यहां पर पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। ये इंडक्टिव है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू, तो मैं आपको डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होता है आगे कभी आएंगे तो याद रखोगे इन चीजों को। आप लोग कहना चाह रही हैं? डिडक्टिव इंडक्टिव बात तो है उसके अंदर, बस ठीक है, सोचता नहीं हो। चलो ये वाला क्या पॉइंट था 11वां, मीडियम क्या है इसका इंस्ट्रक्शन का, हाँ, मदर टंग। टीचर किसमें पढ़ाएगा, मदर टंग से पढ़ाएगा, मदर टंग मतलब हिंदी में पढ़ाएगा, दिमाग में। रेफरेंस लैंग्वेज और कोई दूसरा उदाहरण देगा, वो भी किसमें देगा, वो मदर टंग में देगा। इंपॉर्टेंट बात ये आ गई। It is used to explain new items and to enable comparison to create between foreign language and other। इनके बीच में वो एक सामंजस्य बनाता है, कंपैरिजन करता है कि देखो हिंदी में ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, पूरा समझाएगा आपको मदर टंग क्या बोलते। अच्छा, टीचर क्या होता है, ऑथोरिटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम का अधिकारी, राजा कौन होता है, टीचर होता है। टीचर इज द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, टीचर जो कहेगा वही होता है। क्लास में आप देखा क्या, आपने क्या कहा था, तो टीचर क्लास में आता है, बुक उठाता है, लेसन पढ़ाता है, कठिन शब्द लिखवा देता है, पाठ खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर याद करने की बोल देता है, अगले दिन क्वेश्चन आंसर पूछता है, वोकैब पूछता है, ग्रामर के रूल्स पूछता है। यानी ये सारा काम बच्चा किस हिसाब से करता है, टीचर के हिसाब से। यहाँ कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, साइकोलॉजी का बेस नहीं है, टीचर सेंटर्ड होगी। ही इज द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, मास्टर सर्वेंट का रोल होता है यहाँ पे। टीचर तो मालिक है और बच्चा क्या है, सर्वेंट। जैसा टीचर कहेगा बच्चा वैसे का, खड़े हो जा, बैठ जा, बाहर चले जा, सारे काम करने होते हैं स्टूडेंट को, इसमें यही होता है। इट इज टीचर सेंटर्ड और टीचर ओरिएंटेड। कोई सा वर्ड पूछ ले कर लोगे आप, एटीएम टीचर सेंटर्ड होता है। द स्टूडेंट इज जस्ट अ पैसिव लिसनर, स्टूडेंट केवल क्या होता है, पैसिव लिसनर, मतलब सुनता है बस, का ज्यादा रोल। इट इज बुक ओरिएंटेड मेथड, और बुक ओरिएंटेड मेथड भी है क्या, बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बुक नहीं है तो पढ़ाता ही नहीं। सारी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को। अब बताओ, 1 मिनट आगे बात बढ़ेंगे, नोट्स देखने भी नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या फायदा होता ज्योतिष से, ईटीएम से पढ़े तो क्या फायदा हो सकता इस तरह से पढ़ने से, जिन चीजों में जोर देता है उससे फायदे हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी से बता सकते हो, अगर आपको जीटीएम से पढ़ाया जाता है आपको कैसे फायदा होता है, क्या इंग्लिश में क्या फायदे होते हैं, नहीं बता पा रहे, चल शाबाश, ग्रामर अच्छी हो जाएगी, वोकैब अच्छी हो जाएगी, ट्रांसलेशन करना अच्छा आ जाएगा, तीन चीज तो फायदे ही। और आपका हिंदी भी सही होगा, हिंदी के वर्ड भी सही होंगे,
और क्या फायदा होगा? लिटरेचर अच्छा हो जाएगा, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कंपटीशन जिनमें रीडिंग राइटिंग आती है, वोकैब आती है, ग्रामर आती है, उनमें अच्छा कर पाओगे। नुकसान क्या हो सकता था सुरभि? क्या नुकसान हुआ है आपको? इनको देखें, किसी और इंग्लिश मीडियम से देखते हैं तो इस मेथड से पढ़ के दूसरे मेथड से पढ़ के आते हैं, कैसे आपको लगता है कि यार हम तरीके से पढ़े तो गलत रहा? क्या गलत होता है? आज को मजा आ गया है? मजा तो आपको भी आ ही जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ ना करोगे ना आप। कल वाले के समय मजा आया ही नहीं है आपको? क्लियर हो गया सब चीजें? तो मजा आएगा। ये बढ़िया नोट्स, बार बार क्यों बोलता हूँ मैं, बहुत कुछ ज्यादा टू गुड, टू गुड। मतलब मुझे नुकसान हो सकता है इसलिए टू गुड बोल रहा हूँ। टू नेगेटिव वर्ड होता है, रियली टू गुड। और नीचे वाले स्टाफ वाले कहने लगे, यानी तो सुमित सर है, वो कहने लगे सर आप नोट्स में बहुत काम करो, और ये आपके आपने सब कुछ क्या कर दिया नोट्स में। ठीक है, तो क्या नुकसान होगा आपको? हिंदी में क्या पूछा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़िए आप, तो कुछ पढ़ाया आपको, उसी तरीके से पढ़ा दिया। अब इससे नुकसान क्या होगा इस मेथड से पढ़ने से? नहीं पता आपको? दिमाग नहीं लगा पा रही हैं आप, वो भी नहीं बता पा रही थी, अब तो लगा रही थी मुझे आता था। आप बताओ क्या नुकसान हो सकता है? कम्युनिकेशन, स्पोकन लिसनिंग, स्टूडेंट पैसिव लिसनर है, बोरिंग होगी क्लास, एक्टिव नहीं रहेगी, रूल्स में कंफ्यूज हो जाएगा, अलझ जाएगा, उलझ जाएगा, समझने में फ्रस्ट्रेशन होगा, ओरल हेल्प नहीं होगी, कोई इंटरव्यू वगैरह उसमें दिक्कत आएगी, जो प्राइमरी स्किल्स है वही कमजोर हो जाएंगे, और लिसनिंग स्पीकिंग बेकार हो जाएगा। बस यही तो है, जो आपने पढ़ा वही फायदे और वही नुकसान वहीं से निकल के आ रहे हैं। देख लो आप आगे क्या क्या फायदे हैं। हर सिचुएशन में एक तो यूज हो सकता है। ग्रामर वाला अगर है उसको लिखना पढ़ के कर पढ़ा के थोड़ा बोल बाल के काम तो निकाल ही लेगा वो, ये फायदा है। भाई फ्लुएंट नहीं बोल पाएगा, काम तो निकाल लेगा। ये बड़ी क्लास के लिए बहुत यूज, बड़ी क्लास, बड़ी क्लास के लिए कैसे यूजफुल है? अरे 100 बच्चे बैठा दो मेरे सामने, 500 बैठा दो, इस तरीके से मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता? किताब खोलो रे भाई, नोट्स खोल लो अपने, समझा रहा हूँ, वर्ष बता रहा हूँ आपको। इतने बैठा दो ना सामने, चाहे जितने बैठाओगे टीचर को उतना मजा हो रहा है पढ़ाने में। ये हो रहा है, टीचर इज लाइक एन एक्टर ऑन द स्टेज। जितने ऑडियंस सामने होता है ना उतना मजा। अब अपने बदकिस्मती है कि ऑडियंस कम है, लेकिन हम वो आदत ऐसी पड़ गई कि 4 पढ़े तब भी आवाज की जोर से आनी है, कम पढ़े तब भी। तो ये लेकिन हर सिचुएशन ठीक। अच्छा, कम्युनिकेशन करो भाई, आपस में बातचीत करो। 500 बच्चे आपस में बातचीत करने लग गए, क्लास में कैसा माहौल हो जाएगा? और बात पढ़ाई की करते करते पता नहीं कोई और बात नहीं, तो वाली माहौल सेट हो जाए क्लास के अंदर। ठीक है भाई करूँ, हाँ कितने बजे क्या मीटिंग करनी है, कहाँ मिलना है, बातों बातों से। स्पोकन क्लास में से खूब होता है, बड़ी क्लास में बहुत ज्यादा हसल एंड बसल हो जाएगा और तरीकों में। इसमें इतनी बड़ी क्लास हो, एक ऑथोरिटी है, एक सेंटर है, सब बच्चे से और स्टेज में नहीं रहते। इट हेल्प्स इन हैविंग बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपको अच्छा समझ, आपको हर शब्द के मीनिंग पता होते हैं। इट इनहांसेस द स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, ये स्टूडेंट की वोकैब को बढ़ाती नहीं बढ़ाती है? कहा भी आप लोगों ने, चंचल ने कहा तीनों शब्द। आपकी मदर टंग की नॉलेज कैसे बढ़ाती है? वो हकीकत बढ़ाती है। आपको ना यहाँ टीचर हिंदी कराता, शुद्ध हिंदी कराता है। जैसे मीटर की रीडिंग, रीडिंग वर्ड है वहां, तो साइंस की किताबों में क्या लिखा होगा रीडिंग का?
पाठ्यांक, पाठ्यांक। आप पूछ रहे हैं तब टेलीविजन को क्या बोलेंगे हिंदी में? जैसे दूरदर्शन बोलो, लोहपतगामिनी। आपकी हिंदी ठीक हो गई कि नहीं होगी? पंक्चर बोले सूक्ष्म छिद्र, है ना? पश्च चक्र, अग्र चक्र, द्विपदवाहिनी। इससे क्या है, ये सही होती है मदर टंग मजबूत, ये इफेक्टिव होती है। क्योंकि स्टूडेंट के लिए प्राइमरी में ठीक है, उसको लगता है कि यार मैं मदर टंग जानता हूँ और मुझे इसे समझा रहे हैं, बढ़िया यार मैं समझ लूंगा, हिम्मत आती है। तो इंग्लिश इंग्लिश बोलता रहे तो दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या फायदे हैं? इकोनॉमिकल है और समय भी बचता है। इकोनॉमिकल कैसे? अरे भाई पैसा कम खर्च, पैसा लगता ही नहीं है। आज ये लड़कियां, मुझे, मैं बाहर आया 8 बजे क्लास में आया, अब 8 बजे पहुंचा, ताला खुला हुआ नहीं था बिल्डिंग का, लड़कियां सारी बात, और आज सारे बच्चे आए, देखो आपकी क्लास में भी और उनकी में भी। मैं देखा यार सारे आए, तो मैं कोई मतलब ही आऊंगा तो आपने, फिर मैं अगली बार आना पड़ा। वो लड़कियां बोली, विभूति बोली कि सर क्लास तो एक काम करो आप, आज तो यहीं ले लो हमारे, और अगर लिटरली ऑफलाइन क्लास नहीं होती ना, ऑनलाइन वहीं आई कैन टीच। मेरे कभी आप जब कोई जाए और पूछे मेरे बारे में, तो लोग बात जानते हैं विदाउट बीइंग बोस्ट, छोटा एरिया है, गाँव जैसा है, सब जानते हैं। तो मैं चूंकि टीचर हूँ तो लोग ज्यादा जानते हैं। मुझे अच्छी तरह याद आता है कि हम लोग जब हम पढ़ाते थे ना, मेरी छत, मेरे वाले मकान की छत, कल परसों में घूम रहा था, पूरी छत भर जाएगा, 200-250 स्टूडेंट, 10th-12th के, तो एक साथ इंग्लिश पढ़ाता था, बहुत सालों पहले की बात। याद आता है कि दरिया बिछती थी, मैं देख रहा था, तीन उससे थोड़ी छोटी दरी, 4 दरिया, और फिर उसके बाद बोरी, कट्टे, और मैं उन सब पे फिर और नहीं मिला तो कुछ ऐसे बैठ जाएगा, तो मैं पढ़ाता था। कुछ नहीं, मुझे बोर्ड चाहिए होता था, चौक चाहिए होता था, पिन ड्रॉप से बस। पर बताते हैं कि आपकी आवाज दूसरी कॉलोनी तक आती है, वैसे तो वहां पर माइक होते नहीं थे जमाने में, बस नो माइक, आपको आवाज पहुंचानी है बिल्कुल मैं के बाद, कुछ नीचे आप चौक, डस्टर, और डस्टर भी नहीं है, कपड़े साफ करो, वो कपड़े साफ किया, लकड़ी बोर्ड बना दिया, स्टैंड था, खड़ा कर दिया वहां पे, साइड में लगा दिया, उन्हें साइड लगा दिया, बच्चों ने दरी बिछा दी, सारे बच्चे दरी समेट के, सब दरी समेट जाएंगे भाई, ऐसे मानते थे बात को, मजा आता है। इस टाइम टाइम क्यों बचता है? टीचर बोल रहा है, पढ़ रहे हैं, टाइम कहीं वेस्ट होगा ही नहीं। कम्युनिकेशन वाले में, हाँ भाई तुम इनसे बात करो, तुम इंटरव्यू लेना है अपने को, इंग्लिश में इंटरव्यू लेना है, एक बच्चे 10 मिनट बात करोगे, 100 बच्चे हैं, 2 × 10, 1000 मिनट हो गए, 8 से डिवाइड करो, तो लगभग पता नहीं 6 की 18, 30-35 घंटे लगेंगे। और वहीं 5 क्वेश्चन हम डायरेक्ट था जी, ये इसका जवाब लिखो भाई फटाफट, आप लिख के दे दिया, खत्म। तो नहीं होता सर, टाइम बचता है, कुछ नहीं। और बाकी, और जो मैं ऑडियो एड्स यूज करो, कल हम बात करते हैं विजुअल एड्स यूज करेंगे, इसमें कोई एड्स की जरूरत है, कोई साइड साउंड। इट हेल्प्स टू डेवलप द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इससे स्टूडेंट में एक फायदा और होता है, उनको ना ट्रांसलेशन करने में मजा आता है। कोई सा भी किताब, कोई सा भी नोवेल दे दो, पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, भी समझ जाते हैं। अगर आपने मतलब उस विधि से सही ढंग से पढ़े हो, अपने वोकेब अच्छी याद की है, ग्रामर अच्छी है, अर्थ कर सकते, आप देखो सारे अर्थ हो जाते हैं हमारे से, दिक्कत ही नहीं आती। दिक्कत कब आएगी? जब कोई वर्ड नहीं आएगा, दिक्कत आती है, उस वर्ड को याद कर लो, फिर दिक्कत खत्म हो जाती है। आपके ट्रांसलेशन की आर्ट डेवलप, ग्रामेटिकल रूल्स गजब की नॉलेज होती है, गजब की नॉलेज। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश और तरीके से पढ़े ना, उनके साथ दिक्कत रहती है। हर क्लास में बच्चे बोलते हैं
कि सर हमें लग रहा है कि यार ये आंसर हो सकता है, और क्यों, वी डोंट रीजन बिहाइंड। अभी इंग्लिश मीडियम जनरली होता है, जैसे ही वो उसको कोप अप कर लेते हैं ग्रामर के साथ, वो और अच्छे हो जाते हैं कि सर अब हमें आंसर लग भी रहा है और हमारे पास इसका रीजन भी है, इस वजह से आपका वो अच्छा हो जाता है। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। एक पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है आपके, पैसेज देकर 5 क्वेश्चन पूछता है ना वो, का समझ मतलब समझना, तब समझ सकते हो उसको आप, तो लाइनों के अर्थ कर लो, वर्ड मीनिंग, ग्रामर, स्ट्रक्चर कर सकते। और ये इस मैक्सिम, इस कहावत पर, बात को फॉलो करती है, प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अन। नॉन क्या है? मदर टंग। अननोन क्या है? टारगेट। इसमें ऐसा नहीं होता क्या, आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश कौन सी नॉलेज है आपकी, कौन सी लैंग्वेज है? टारगेट लैंग्वेज, वो अननोन है, तो सीख रहे हो किसकी मदद से? मदर टंग, वो नॉन है। नॉन टू, तो अच्छा लगता है आपको इसके अंदर। अब कमियां क्या होंगी? डिसटेस्ट बाय लर्नर्स, लर्नर को टेस्ट नहीं आता, स्टूडेंट को मजा नहीं आता, वो पैसिव लिसनर, केवल सुनना होता है, वो बोर हो सकता है। बोरिंग मेथड, इसमें बच्चों को क्रैम करना पड़ता है। क्रैम मतलब खूब सारा रखना पड़ता है। एंडलेस लिस्ट ऑफ अनयूजेबल ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी, ये तो कह रहे थे ना आप, खूब सारे वोकैब, खूब सारी रूल्स आपको लर्न करना। हैव टू लर्न मैनी रूल्स ऑफ ग्रामर, मैनी वर्ड्स ऑफ वोकैब, तो इट समटाइम्स प्रूव बोरिंग, बोरिंग सा फील होता है। ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स, और ये ना जो ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है, ये बच्चों को कई बार क्या करता है, इतने सारे रूल्स हैं, बोलते कई बार आप लोग इतने रूल कैसे आते हैं, कंफ्यूज ही हो गए हम तो, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बच्चों को, इतना पढ़ेंगे, इतना याद करें, 3-4 महीने हो गए पढ़ते आपको, 4 महीने हो गए, तभी नहीं हो रही चीज, इतना पढ़ाओगे सर, सर को मैं थोड़ा पढ़ाने में, बस इतना नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर, स्टूडेंट क्या होते हैं इसके अंदर, ये कमी है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है। इट मेक्स फ्यू डिमांड्स ऑन टीचर, टीचर की डिमांड भी क्या रहती है इसके अंदर, कमी रहती है। 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, तो जरूर 300 पे एक रहे ना, हाँ दिक्कत है। वो पढ़ाया 500 बच्चों को पढ़ाया इंग्लिश, एक क्लास में 500 बच्चे, इस तरीके से, और तरीके से पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें बच्चों को बुलवाएंगे, करवाएंगे, लैब में ले जाएंगे, उस काम को लैब में आप 500 तो कैसे पढ़ाओगे, यहाँ तो टीचर की डिमांड नहीं है। इट स्ट्रेसेस ओनली लिटरेरी टेस्ट, ये केवल किस पे जोर देता है, नॉट यूजफुल फॉर स्पीकिंग, इंपॉर्टेंट बात हो गई, स्पीकिंग नॉलेज पर, और इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन ओरल स्किल, इसमें ओरल स्किल पर कोई जोर नहीं होता। ओरल मतलब ऑडियो सुनना, और ये ओरल मतलब मौखिक बोलना, कोई जोर होता है क्या इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे, स्किल पे जोर नहीं होता, ध्यान दो। इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल, चारों स्किल देना भी आपको, मैंने अर्थ बताया, मैंने पूरा बोल दिया, बताओ बड़े क्या बोला तुमने, ऑडियो मीन्स लिसनिंग, तो लिसनिंग हो गया, ओरल ऑडियो सुनना, लिसनिंग, और ये ओरल मतलब स्पीकिंग, ओरल ना, ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट में क्या होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, जवाब आपको, जवाब, अरे सुन रही हो क्या, जवाब बोल के देते हैं, किसमें, ओरल में, ओरल मतलब ऑडियो, एयू, ऑडियो सुनना। अच्छा, इसमें चारों जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं ना, 4 लैंग्वेज स्किल पर बराबर ध्यान दें। चारों स्किल कौन कौन से हैं दिगेश्वरी, क्रम से बताओ,
LSRW खत्म बस बात। LSRW क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। पूरा से बताओ ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और चारों स्किल पे बराबर ध्यान देता है कि किस पे ज्यादा ध्यान देता है? रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग ध्यान इनका। इट पेज लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान क्या रहता है इसका? बहुत कम। अरे लिटिल है, थोड़ा नहीं, बहुत कम, न के बराबर। यस, वो ए लिटिल होता है थोड़ा, ध्यान देता ही नहीं प्रोनाउंसिएशन पे। आपके प्रोनाउंसिएशन सही क्यों नहीं है? हमारे टीचर ने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। आपकी गलती नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस में कमी नहीं है, प्रोसेस में, मेथड में कमी। अब बात तो समझ पा रहे हैं हम लोग? थोड़ा लॉजिकल क्लियर रहो, बातें कर पा रहे हो। अच्छा ये कमी इसलिए रह गई, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही। एग्री करो इन चीजों से आप। क्या यार ये सर बताओ, मैंने कुछ नया पढ़ा दिया क्या आपका? आपको क्या लग रहा है यार? सर के पास गए, सर ने बातें बातें की, हमारे समझाया, पॉइंट की हिंदी अर्थ कर दिए और चीजें की। इट इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग। डल क्यों है, अनइंटरेस्टिंग क्यों है? वही बोरिंग है, बच्चे पैसे रहते हैं, तो सारा याद करना, सारी बातें मिलके अनइंटरेस्टिंग हो गया। इट नेग्लेक्ट्स साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग। ये रीडिंग में आप आगे पढ़ेंगे तो समझ लीजिए साइलेंट रीडिंग क्या होती है। स्वयं पढ़ते हैं हम, स्वयं क्या होता है? स्वयं होता है, स्वयं पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग जो टीचर पढ़ता है, मॉडल टीचर होता है, वो नहीं होता इसमें। तो बोलता तो लेकिन प्रोसेस होता है, कराया, पढ़ाया, पढ़ाया, चला गया, सारी रीडिंग एक में कर दी उसने। और रैपिड रीडिंग मतलब क्या होता है? स्टूडेंट जल्दी जल्दी पढ़े, स्टूडेंट इजीली पढ़े, घर पे पढ़े। जैसे रैपिड रीडर नहीं होती बुके को, कहानियां वानियां जो होती है, तो बोल बोल के नहीं, वो तो लाउड रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है। तो मेरी बातें आपको यहाँ तक। जीटीएम खत्म होने वाला है हमारा, पता है आपको? आगे चलते हैं। Some words, idioms and phrases in English which reflect culture। बहुत अच्छी बात है। देखो ये कई वर्ड्स, इडियम और फ्रेज होते हैं इंग्लिश में, तो उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को शो करते हैं। उनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना, कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, नहीं हो सकते इनटू मदर टंग विदाउट लूजिंग द करेक्ट। ये कहते हैं जब आप इंग्लिश मूवी देखो ना, तो इंग्लिश में देखना चाहिए। तो हिंदी करते हैं ना उसकी, ये आत्मा खत्म। वहाँ की कल्चर, वहाँ का बोलने का तरीका, वहाँ के डायलॉग्स, उनकी आवाज, उसमें सुनो। कई बार हम हिंदी अर्थ करते हैं, तो हिंदी अर्थ में प्रॉपर हो जाता है वो, बट वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो बातें हैं, नेचर है, वो नहीं है। ट्रांसलेशन मेथड में आप हर लाइन को ऐसे कैसे जैसे आप पूछते थे कल सेल्फ को क्या बोलेंगे, हिंदी कर दोगे तो मजा नहीं आएगा इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी पूछते थे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, इंग्लिश बनाओ, बन तो जाएगी, वो मजा नहीं आएगा जो हिंदी के डायलॉग में जा रहा है। अंग्रेजी वो फील नहीं दे पाएगी आप। मैं राइट हो रहा हूँ? वो कह रहे हैं कि हर शब्द, हर फ्रेज का आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते विदाउट लूजिंग इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफन अनसेटिस्फाइड। हर शब्द का ट्रांसलेट करना भी मजा नहीं आता है, सेटिस्फैक्टरी होता है। स्टिल्ड सेंटेंस, उस सेंटेंस क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, फ्रूटाइल होते हैं, कोई यूज के नहीं है। उनको पढ़ाने से क्या फायदा बच्चों को? बच्चों को वो पढ़ाओ जो ताजा, नए, काम आते हो लाइफ के अंदर। किताबों में कई बार स्टिल्ड सेंटेंस है, पुराने आर्टिफिशियल वर्ड्स को पढ़ाने से क्या मतलब है? ये कह रहा है इट इज कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड ओल्ड फैशन। एक इस मेथड को क्या मानते हैं आप? आउटडेटेड है, ओल्ड मेथड। क्यों? क्योंकि अभी पुरानी विधि होगी, अब आजकल इनका यूज नहीं रहा, आजकल कम्युनिकेशन फोकस, आउट फैशन, आउटडेटेड हो गया, ओल्ड फैशन है। अब देखो जो मैं दो डायलॉग बोल रहा था ना आपको, राउस और न्यूमैन, वो डायलॉग है। राउस क्या कहता है?
यू लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एक्सेप्ट, इंग्लिश के बारे में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मतलब ग्रामर, ट्रांसलेशन, वोकैब, रीडिंग, राइटिंग, एक्सेप्ट इंग्लिश। एक्सेप्ट इंग्लिश मतलब इंग्लिश के सिवाय आपको इंग्लिश का सब कुछ आ जाता है। अजीब सा सेंटेंस, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, पैराडॉक्स है सेंटेंस के अंदर। ऐसा कैसे सर? अरे भाई सिंपल सा है, लैंग्वेज आपको नहीं आएगी, आपको कम्युनिकेशन नहीं है, वही तो इंग्लिश है, वही नहीं आएगी। न्यूमैन क्या कहते हैं? ग्रामर इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट फॉर, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर न तो सफिशिएंट है और ना ही नेसेसरी और ना ही पर्याप्त। तो फिर इतनी कमी होने के बावजूद भी फेमस क्यों है? पॉपुलर क्यों आज भी क्यों कराते हैं? ये पढ़ती है, इस तरह से काम चल जाता है, किताब की तरह ये बस ट्रांसलेशन थोड़ा बच्चा महसूस भी करता है, कनेक्टेड फील करता है, ये रुकी हुई है। एक तो टीचर डिमांड बहुत कम रहती है, और हमारे यहाँ टीचर की वैसे वैकेंसी रहती है, स्कूल में टीचर से नहीं होते। अभी विकास बता रहा था जाने से पहले उस दिन, तो मेरी स्कूल में मैं अकेला टीचर हूँ कई दिनों से, अकेला पूरे स्कूल में एक ही टीचर, यानी कि वही ताला खोलेगा, वही घंटी बजाएगा, वही खाना खिलाएगा, वही साफ सफाई करेगा, वही हेडमास्टर है, वही चपड़ासी है, वही टीचर इंग्लिश का है और वही टीचर मैथ्स का। बच्चे कितने हैं भाई विकास तुम्हारे स्कूल में? बच्चे बताओ कितने हैं? बाड़मेर के स्कूल में कितने बच्चे होंगे? हमारे 10 ही हैं। जालोर में थे वो 45। 1 to 5 पढ़ाते हो आप पास, या 6 to 8 वाली स्कूल है? 6 to 8 में हो गए, सेकंड लेवल में था 45 स्टूडेंट। अब देखो ये शिक्षा तुम, अब यहाँ पर टीचर एक काम चला सकता है अगर वो इंग्लिश किससे पढ़ाए, तो पढ़ाई नहीं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ टीचर आर ट्रेन इन लिटरेचर। अच्छा टीचर भी तो ट्रेंड किसमें है? जैसा पढ़ के आए हो, जिस तरह से पढ़ के आए हो वैसा ही तो पढ़ाओगे आप, नए तरीके कहां से लाओगे? टीचर ही लिटरेचर में ट्रेंड है, नॉट इन लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब स्पोकन में, लिसनिंग में तो है नहीं ट्रेंड। दे डोंट नो अबाउट फोनेटिक्स, दे स्पीक इनकरेक्टली, फोनेटिक्स जानते नहीं है, गलत तरीके से बोलते हैं, क्या पढ़ाएंगे? कैसे एल और एस पे काम? इट इज टॉट इन हैपहजार्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, हैपहजार्ड वे, मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान, उल्टा सीधा। इट इज टॉट इन हैपहजार्ड वे। कभी पढ़ा लो, कैसे पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आती। कभी आप पोएम पढ़ा लो, कभी आप प्रोज पढ़ा लो, कहीं मन किया ग्रामर पढ़ा ली। हैपहजार्ड वर्ड से आप हैपहैजर्ड वर्ड से इसको पढ़ा सकते, हैपहैजर्ड वर्ड से इसको पढ़ा जाए। ईटीएम की थ्योरी समझ आ गई आप लोगों को?